वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हैरड डोमर जो मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो कराऊंगी। हैरड डोमर मॉडल जो है वो आपको पता है कि हैरड इकोनॉमिस्ट अलग है, डोमर इकोनॉमिस्ट अलग है, लेकिन इन दोनों का जो मॉडल है अलग अलग टाइम पीरियड पे आया। लेकिन फिर भी हम इनके इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल को इकट्ठा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये अपने मॉडल में जो कहना चाहते हैं, जो बात इनकी जो समरी है दोनों की, वो क्या है, लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसलिए हमें हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मॉडल पढ़ते हैं हैरड डोमर का इकट्ठा ही पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला क्या इनके अंदर जो स्पेशलिटी है कि दोनों का जो समरी है एक जैसी है। जो हैरड डोमर मॉडल है वो बेस है कुछ, देखो, द हैरड एंड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एडवांस इकोनॉमी। उनका कहने का मतलब है कि ये जो मॉडल है किसको देख कर किस इकोनॉमी को ध्यान में रख के बनाया गया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप देखो यूके यूएस इकोनॉमी, वो कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो वहाँ के एक्सपीरियंस का यूज करके इन्होंने अपने मॉडल का ग्रो किया था, ठीक है। एंड इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया, दोनों ने, बोथ आर इंटरेस्टिंग इन डिस्कसिंग एंड डिस्कवरिंग द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। इन दोनों का मतलब, इनका दोनों का मोटो क्या था कि हम ना किसी भी तरह से इकोनॉमी के अंदर इनकम की ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, ठीक है। अगर क्या होता है, किसी भी पर्सन की इनकम, अपने इनकम को हम बढ़ा दें तो क्या होता है, उसकी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, पॉवर्टी अपने आप कम हो जाएगी। तो इनका फोकस यही था कि हम सारे फैक्टर को ध्यान नहीं रखते, हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़े। और जैसे ही इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी अपने आप अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाएगी। तो दोनों यही चाहते थे। एक तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एक्सपीरियंस पे बेस है इनका ग्रोथ मॉडल। सेकंड जो इनका है कि इन दोनों ने ही कि किस तरीके से हम इकोनॉमी में इनकम की ग्रोथ को बढ़ाएं जिससे कि इकोनॉमी वर्किंग करने लगे। और दूसरा जो रीज़न है कि इनके अंदर क्या दोनों के अंदर कॉमन है, द मॉडल एक्सप्लेन वट रेट इन्वेस्टमेंट, मतलब वट जो क्या इन्वेस्टमेंट की रेट हो शुड इंक्रीज सो डैट स्टडी ग्रोथ इज पॉसिबल इन एडवांस इकोनॉमी। स्टडी ग्रोथ क्या होता है, जब सभी जितने लोग काम करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिले, इकोनॉमी में ज़्यादा पॉवर्टी ना हो, इनकम लोगों की बढ़े, पर कैपिटल बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो उस ग्रोथ रेट को क्या बोलते हैं, स्टडी ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। और तो अब उसके लिए क्या है, ग्रोथ ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होती है लोगों की इनकम बढ़ाना। इनकम बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है, लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इनका फोकस इस बात पे था कि हम इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ाएं जिससे कि हम जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट हम चाहते हैं उसको अटेन कर ले। जैसे मान लो अगर हम आज इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर हम 10% ग्रोथ रेट चाहते हैं, उसके लिए मान लो उसमें हमें अप्रोक्सीमेटली मान लो 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि वो जो ग्रोथ रेट है, स्टडी ग्रोथ रेट जो हम चाहते हैं वो हम क्या कर सके, अटेन कर सके। तो दोनों का फोकस इस बात पे भी था, ठीक है। उसके बाद दोनों ने किस बात पे फोकस किया, हैरड और डोमर मॉडल केन्स से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारी इकोनॉमी में दो तरह के इकोनॉमिस्ट थे केन्स तक, एक तो क्लासिकल आए थे और एक केन्जियन आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्लासिकल जो कि सप्लाई साइड इकोनॉमी हम जिसको बोलते हैं, कि इनका जो फोकस था सप्लाई पर था, और केन्जियन जो इकोनॉमिस्ट है हमारे, ठीक है, केन्जियन का फोकस किस पर था, केन्जियन का फोकस डिमांड साइड पर था। तो इन्होंने, हैरड और डोमर ने क्या किया, इन दोनों इफेक्ट को देखा। क्लासिकल खाली सप्लाई साइड इफेक्ट को देख रहे थे और केन्जियन जो आए वो डिमांड साइड इफेक्ट को देख रहे थे। तो जब हैरड और डोमर आए तो इन्होंने क्या किया, क्लासिकल इफेक्ट सप्लाई साइड को और केन्जियन इफेक्ट डिमांड साइड दोनों को देखा। तो हैरड और डोमर के मॉडल में क्लासिकल भी है और जो केन्जियन शॉर्ट रन या डिमांड साइड इकोनॉमी वो है। तो दोनों को इन्होंने अपनी मॉडल में क्या किया, इंक्लूड किया। देखो, हैरड एंड डोमर एक्सटेंडेड केन्जियन एनालाइज, केन्ज ने इनकम साइड को लिया था, डिमांड साइड को, और जो क्लासिकल थे उन्होंने किसको लिया था, सप्लाई साइड को लिया था। तो इन्होंने अपने मॉडल में दोनों को मिला लिया कि उन दोनों को मिलाने के बाद इन्वेस्टमेंट किस तरह से वर्क करता है कि इकोनॉमी के अंदर इनकम जो है वो बढ़े, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट के जब इन्होंने दो चीज़ों को मिलाया, एक तो सप्लाई साइड इकोनॉमी को, दूसरा डिमांड साइड इकोनॉमी को, इन्होंने दोनों को मिलाया है। अब इन्वेस्टमेंट होगी तो सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों साइड को उठाया है,
देखो इन्वेस्टमेंट का इन्होंने एक रोल नहीं बताया, अब इन्वेस्टमेंट के इन्होंने डबल रोल बताए, ठीक है। इन्होंने दे ऑल्सो इम्फेसिस ऑन द रोल, डबल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि एक इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उसके डबल रोल होते हैं। सबसे पहले उससे कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होती है, लोग डिमांड करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, किसी की इनकम बढ़ती है, कोई डिमांड करता है, तो उसको कहेंगे केन्जियन डिमांड इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी है कि इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, जब डिमांड होगी तो सप्लाई भी की जाएगी, जिसको क्लासिकल ने कहा था। तो इन्होंने कहा एक इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके दोनों इफेक्ट होते हैं, कि वो डिमांड को जनरेट करता है, इनकम को जनरेट करता है, जैसे केन्ज ने बताया था अपने मॉडल में। और दूसरा, डिमांड होगी तो सप्लाई भी की जाएगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इकोनॉमी में इंक्रीज होगी, जिसको सप्लाई साइड क्लासिकल्स ने बताया था। तो इन्वेस्टमेंट पर के दो इफेक्ट होते हैं, इन्होंने दोनों को अपनी थ्योरी में डिस्कस किया। अब हम बेसिकली दोनों का इंडिविजुअल मॉडल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैरड का ग्रोथ मॉडल। हैरड के ग्रोथ मॉडल में क्या था, इन्होंने 1939 के अंदर 1939 में अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था। लेकिन मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले इन्होंने कुछ अजम्पशन जो अपने मॉडल में ली थी। इन्होंने फर्स्ट अजम्पशन ली थी वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की ली थी। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन कि जिस रेशो में हम क्या करते हैं, अपने इनपुट होता है कि प्रोडक्शन करने में हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, जिस रेशो में हम इनको बढ़ाएंगे उसी रेशो में क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट जो है इंक्रीज होगा उसी रेशो में। तो उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि इनके मॉडल पर कांस्टेंट रिटर्न लगता है। और इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम जो है वो जनरेट होती है। गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इकोनॉमी में कि कोई भी गवर्नमेंट आए और फंक्शनिंग करे कुछ भी इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट के रोल को इन्होंने क्या किया, नकारा है। उसके बाद इनकी जो अगली अजम्पशन है वो ये कहते हैं, देयर इज नो लैग इन एडजस्टमेंट इकोनॉमिक वेरिएबल, कि एडजस्टमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। क्या मतलब है इस चीज़ का, जैसे क्या होता है, अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकम हमें कब मिलती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या ठीक है। तो लेकिन इन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट होने में इकोनॉमी में कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे देयर इज नो लैग इन एडजस्टमेंट, जो इकोनॉमिक वेरिएबल है, जैसे सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारा इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर, आज करेंगे ये इसी टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड चल रहा है उसी में अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। और इन्होंने कहा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एक पर्सन जो एवरेज सेविंग करता है और जो उसकी चेंज इन सेविंग है SYY, ये क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब क्या होता है कि APC और MPC बराबर होती हैं, इन्होंने अपने मॉडल में ये माना है। APS और MPS क्या होती है, बराबर होती है, इन्होंने अपनी थ्योरी में माना है। अगला इन्होंने क्या माना है, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट। कैपिटल आउटपुट रेशियो को हम कैसे दिखाते हैं, K/Y से। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है कि अगर आपको एक आउटपुट बनाना है, मान लो मुझे एक बुक बनानी है, उस बुक बनाने के लिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए, कितना पैसा चाहिए वो, ठीक है। मान लो मुझे 5 रुपीज़ का क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो क्या है, कैपिटल आउटपुट का जो रेशियो है वो क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो कॉन्स्टेंट इन्होंने माना है, ठीक है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, जो हमारे फैक्टर जैसे इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, हमारे पास हमें किस सेंस में पता होनी चाहिए, ये हमें सब नेट सेंस में पता होनी चाहिए। और जो सेविंग होती है और इन्वेस्टमेंट, एग्जांटे और एक्सपोज। एग्जांटे होते हैं जो हम सोचते हैं, जैसे कि मान लो मुझे कुछ भी क्लियर, जैसे कि हमें कोई कितना, मान लो मैंने सोचा था मैं 100 रुपीज़ सेव करूँगी, ठीक है। और अगर मैंने 100 रुपीज़ सोचे थे सेव करने के लिए और मैं 100 ही रुपीज़ क्या करती हूँ, सेव करती हूँ, तो क्या हो गया यहाँ, एग्जांटे और एक्सपोज दोनों क्या है, बराबर है सेविंग। तो ये भी जो है एक इनकी एजम्पशन है। अगला क्या है, जो इकोनॉमी के अंदर जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो क्या है, कितनी है, वो हमें पता है, ठीक है। ये हैरड अपना इन सभी एजम्पशन पर अपने मॉडल को ग्रो करता है। सबसे कई बार क्या होता है हमसे ना, इनकी जो एजम्पशंस हैं चेंज करके ये क्वेश्चंस में काफ़ी पूछ ली जाती है, तो हमें इनके एजम्पशंस को बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए। अब हैरड का जो ग्रोथ मॉडल है, 3 जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी में, मतलब 3 ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है। कौन सी रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। 3 ग्रोथ रेट पर उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है वो क्या है, बेस है। अब हम इन तीनों ग्रोथ रेट को एक एक करके देखेंगे। पहली आती है एक्चुअल ग्रोथ रेट। जैसे मान लो एक्चुअल क्या होता है, मान लो अब हमारी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ये सोचे कि हमें 10% इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आनी है,
ठीक है, कितनी 10%। 10% हमने सोची है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में सब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन हम 8% के जो लक्ष्य है उस तक ही पहुँचते हैं। तो हमने सोचा कितना था 10%, लेकिन एक्चुअली में कितना हो रहा है 8%। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है, जो रियलिटी सिचुएशन में पाई जाती है। अब उसको कैसे मेजर करते हैं, कहते हैं सबसे पहले तो उसको GA से दिखाएंगे। ठीक है, इसको GA से दिखाते हैं, और ये किस पे डिपेंड करती है, ये सेविंग रेशो पे डिपेंड करती है और कैपिटल आउटपुट रेशो पे डिपेंड करती है। सेविंग रेशो कैसे निकालते हैं हम, देखो S कैसे निकलता है, हमारा छोटा s जो होता है S/Y, मतलब आपने अपनी इनकम का कितना हिस्सा जो है सेव किया, उसको बोलते हैं सेविंग इनकम रेशो। सेकंड हमने कहा कैपिटल आउटपुट रेशो, उसको कैसे निकालते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी गुड को बनाने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए। जैसे मैंने कहा एक बुक बनानी है, तो एक बुक बनाने के लिए आपको कितना जो है कैपिटल चाहिए। ठीक है, और इस चेंज इन कैपिटल को, कि कैपिटल में चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I, और ये नीचे इसको लिख सकते हैं Y। तो इसको कैपिटल आउटपुट रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया एक्चुअल ग्रोथ रेट होती क्या है। इसमें आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, क्या सेविंग या इनकम रेशियो क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। अब आपको दोनों पता लग गए हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो GA C इज इक्वल टू S। GA का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ चेंज इन Y अपॉन Y, मतलब ग्रोथ रेट तो ऐसे ही निकालते हैं ना, चेंज इन Y अपॉन Y, कि हमारे आउटपुट में कितना चेंज हुआ और टोटल Y कितना था। और C क्या था हमारा, कैपिटल आउटपुट रेशियो, जो मैंने आपको बताया K/Y, चेंज इन K बाई चेंज इन Y। तो ये क्या किया है हमने, चेंज इन K और चेंज इन Y। चेंज इन K और चेंज इन Y के प्लेस पर, इस K के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इस K के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं चेंज इन I इंटू चेंज इन Y। और इस सेविंग इनकम रेशो हम कैसे लिख सकते हैं, S/Y। अब देखो हम ये लिखे हुए हमने क्या लिखा है, GA/C इज इक्वल टू S, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब मैंने आपको बताया GA क्या होता है, चेंज इन Y अपॉन Y, इंटू C क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब इन्वेस्टमेंट बाय चेंज इन Y। S क्या होता है, सेविंग इनकम रेशो, S/Y। अब हमने क्या किया, इनको देखो, चेंज इन Y अपॉन Y इंटू I अपॉन चेंज इन Y इक्वल टू S अपॉन Y। ये Y से Y कट गया, अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है I/Y इक्वल S/Y, I/Y इक्वल S/Y, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो आपका Y ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो सबसे पहली जो हैरड ने कहा, अगर आपको ग्रोथ को अटेन करना है, जो स्टेडी ग्रोथ आप चाहते हो, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट की सेविंग और एक्सपोस्ट का इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट आपके बराबर होने चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट को हम क्या कहते हैं, GW, वारंटेड, मतलब हम कितना जो है, हम कितनी कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं। इट रेफर्स टू अ ग्रोथ रेट व्हेन इकोनॉमी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। जब हम कहते हैं ना कि कोई भी पर्सन है जैसे अपनी फुल कैपेसिटी का काम यूज करके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से इकोनॉमी में वो वाली ग्रोथ रेट जिसमें क्या है, हम फुल कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हैं, अपने हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड मतलब हम चाहते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा था, हम 10% क्या चाहते हैं, हम 10% ग्रोथ रेट चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है, 8%। तो वारंटेड होता है जो हम चाहते हैं या हम अपनी कैपेसिटी का यूज़ करके उसका करते हैं। इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें भी आपको सेविंग इनकम रेशो जो S/Y है उसका पता होना चाहिए, कैपिटल आउटपुट रेशो चेंज इन K अपॉन चेंज इन Y, जिसको हम I/Y भी लिख सकते हैं, इसका पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पता है, इसको फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट कहते हैं। एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी, अपने रिसोर्सेज का फुल यूज करके इस ग्रोथ रेट को जो है पाती है।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, GW इंटू CR मतलब कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है आउटपुट बनाने के लिए, इक्वल S। अगर आपको GW निकालना है तो आप क्या करोगे, S जो आपका है सेविंग इनकम रेशो अपॉन में क्या करोगे CR, ठीक है। फिर आप S के प्लेस पर S/Y लिख सकते हो, CR के प्लेस पर चेंज इन K अपॉन चेंज इन Y लिख सकते हो और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी ग्रोथ रेट होगी आपकी, वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट मतलब आप अपनी पूरी फुल कैपेसिटी का यूज कर रहे हो। अगली जो ग्रोथ रेट हमारी आती है वो होती है हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल नाम से देखो आपको पता चल रहा है, एक ऐसी ग्रोथ रेट जिसमें अपन अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर देता है उनका यूज करते हैं। इट इज द प्रोडक्शन, इट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन विद फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पर क्या होता है, अब हम फुल एम्प्लॉयमेंट में आ चुके होते हैं और किसी तरह का कोई भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर नहीं होता। और मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है डेट एक नेशन जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम ले सकते हैं। मतलब ऐसा है कि हम अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है या लेबर वगैरह है इन सब का यूज करके हम अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट को अटेन कर सकते हैं। और एक ऐसी ग्रोथ रेट होती है जिसमें क्या होता है, इकोनॉमी में वेलफेयर जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिमम होता है। 3 ग्रोथ रेट हमने पढ़ी, एक्चुअल, वारंटेड, नेचुरल। कि नेचुरल ग्रोथ रेट की क्या कंडीशन है कि वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट में हम पहुँच जाएंगे, किसी तरह का कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, इकोनॉमी का वेलफेयर करते हैं, ठीक है। वारंटेड ग्रोथ रेट है कि हम अपनी फुल कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मशीन है, रिसोर्सेज है उनका यूज़ करते हैं। एक्चुअल ग्रोथ रेट की इकोनॉमी में हम एक्चुअल की सिचुएशन में है क्या ग्रोथ रेट हम अटेन कर रहे हैं। तो हैरड ने क्या किया, अपने ग्रोथ मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों ग्रोथ रेट को जो है बताया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो डायग्राम्स हैं उस डायग्राम्स में स्टेबिलिटी कंडीशन, इंस्टेबिलिटी कंडीशन को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।